हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त। तो जुड़ जाए अपने भाई की क्लास में और अच्छे से बैठे, क्योंकि ये अपने भाई की क्लास है। तो हम 3 लेक्चर तक इतिहास में देख चुके हैं। 4 लेक्चर तक हो गया है, ये 5वां लेक्चर है, जिसमें हमको पढ़ना है क्या? आज पढ़ना है इटली के एकीकरण के बारे में। बाधक तत्व कौन कौन था, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते। तो आज हम इटली के बारे में पढ़ेंगे। तो श्री गणेशाय नमः करते हुए हम क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए, हमारे चैप्टर जो ये पार्ट हमारा पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक हम देख चुके हैं। आज हमको पढ़ना है इटली के एकीकरण के एकीकरण में बाधक तत्व, जो कि VVI है। एकदम VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इटली के एकीकरण में बाधक तत्व जो है, एकीकरण का अर्थ होता है क्या? एक जगह, जैसे एकीकरण का अर्थ जैसे देखिए, ये टुकड़ा है और ये टुकड़ा, दोनों को आपस में मिलाना। दोनों को आपस में मिलाना, तो दोनों को आपस में मिला। तो इटली जो था वो कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, तो उसका एकीकरण करना अति आवश्यक था। तो इसी के बारे में जो ये बाधक तत्व है, ये बाधक तत्व जो है, इटली जो है कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। दूसरा जो है, इटली पर ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसी विदेशी, इटली के अंतर्गत जो कौन कौन देश है, इटली पर ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। इटली जो है, ये मान लीजिए इटली है, ये क्या है? इटली पर किसका हस्तक्षेप था? ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्र का हस्तक्षेप था। मतलब वो कर रहे थे, जैसे नचा रहे थे वो इटली वैसे नच रहा था। समझ गए? और तीसरा जो था, पोप, एक देश है पोप, जिसका इच्छा था कि इटली का एकीकरण वह स्वयं करे। इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो। एकीकरण का मतलब हुआ कि जोड़ना। समझ गए? जैसे दो खंड है, दो भाग में विभाजित है, तो इसको पूरे पार्ट को एक में मिलाना क्या कहलाएगा? एकीकरण। एकीकरण इसका करना। समझ गए? तो पोप का अलग इच्छा था, उस फ्रांस सबका इटली पे हस्तक्षेप था, और पोप का अलग इच्छा था। उसका इच्छा था कि हम इटली का एकीकरण अपने नेतृत्व में करें। तो इसके ये जो थे तीन जो है, इसके कारण है, बाधक तत्व है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट कि इटली के एकीकरण में सहायक तत्व। अब कौन कौन सा ऐसा काम है जो इसमें सहायक हुआ? एकीकरण बाधक हो गया। अब हम देखेंगे सहायक तत्व। तो देखिए, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। अब दूसरा, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव। तो हम पढ़ चुके हैं, फ्रांस की क्रांति 3 बार हुई थी। एक हुआ था 1789 में, 1830 में, और एक 1848 में। ये 3 क्रांति हुई थी। 3 बार फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो उससे विचारधारा, जब 3 होगा, युद्ध होगा, तो कुछ ना कुछ असर तो करेगा। क्यों? ये पहला मतलब जब शुरुआत हुआ तो इस हुआ था पहले। इसके बाद क्या हुआ था? 1830 में हुआ, फिर 1848 में हुआ। ये 3 बार फ्रांस की क्रांति हुई। अब देखिए, इसके बाद हुआ कि इटली के विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन, सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडर। मतलब इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि इटली के विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन किया गया, मतलब जोड़ा गया। गठन का अर्थ नहीं होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप कि एक व्यक्ति समूह बनाए, मतलब एक उसमें पहले एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ने दूसरा व्यक्ति को जोड़ा, फिर दूसरा ने तीसरा को जोड़ा, ऐसे इसी तरह गठन हुआ। तो 3 राज्य को
तीन गणराज्य को गठन किया गया। किसके बाद? इटली के विजय के बाद। अब हुआ क्या? वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस को ही वियना सम्मेलन भी कहते हैं। तो ये कब हुआ था वियना सम्मेलन? तो 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन। तो उसके द्वारा भी कुछ काम अच्छा किया गया, जैसे कि पीडमाउंट, पीडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण किया गया। और मेजनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेजनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ेंगे, फिर काउंट काबूल का योगदान इटली के एकीकरण में जो है, इस तीन शख्स का बहुत ज़्यादा, ऐसा कह सकते कि बहुत 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 ज़्यादा योगदान था किसमें? इटली के एकीकरण में। तो समझ गए? नहीं समझे तो फिर से एक बार समझाते। देखिए क्या लिखा गया कि इटली के एकीकरण में क्या बाधक तत्व। तो सबसे पहला क्या था इटली के एकीकरण में बाधक तत्व? कि इटली जो है था छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इटली क्या है? इटली एक देश है, जैसे भारत देश है, समझिए जैसे कि ये भारत देश है, भारत देश है, भारत में बहुत सारा राज्य है, राज्य है ना, राज्य है। तो क्या है? राज्य को मिलाकर क्या बनाया गया? देश बनाया गया। तो उसी तरह इटली में कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था इटली, कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इसके बाद ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसी विदेशी, बाहरी मतलब विदेशी राष्ट्र का हस्तक्षेप था। तीसरा फिर क्या हो? पोप का इच्छा था, मतलब पोप एक जो राज्य है उसका इच्छा था कि इटली का एकीकरण हमारे नेतृत्व में। इसके बाद इतना तीन को हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। फिर कहा था इटली के एकीकरण में सहायक तत्व, इटली के एकीकरण में क्या सहायक तत्व हुए? तो पहला राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, फिर दूसरा फ्रांस की क्रांति का प्रभाव, तीसरा जो था स्टेप बाय स्टेप, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था और पांचवा ये था। देखिए क्या इटली के फ्रांस की क्रांति का प्रभाव, फ्रांस की क्रांति हम पढ़ा चुके हैं 1830 1848 कारण और क्या परिणाम हुआ वो सब पढ़ा चुके हैं हम पिछली वीडियो में। आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा जो आपके एग्ज़ाम में गारंटी लेते कि एकदम टकराएगा क्वेश्चन, इसी सब से आएगा। बुक से हम कहते हैं आप बुक इतना पढ़िए, इतना बार सेल्फ स्टडी अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, सबसे अधिक सेल्फ स्टडी पे। और पूरा लेक्चर को आप लोग देखिएगा, बीच से छोड़ के नहीं जाइएगा। और देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग, और क्वेश्चन आंसर भी हम आपको कराएंगे इसके बाद। तो एकदम बढ़िया तरीक़ा से आपका एग्ज़ाम की तैयारी, हम सोशल साइंस की गारंटी लेते हैं। तो देखिए आपका सोशल साइंस में जो है कुछ बता देते हैं अभी इधर। सोशल साइंस से आपका 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है जो कि स्कूल से मिल जाएगा आपको, और 80 नंबर बचे। और 80 में से क्या हुआ? 40 को हमको क्या बनाना है? ऑब्जेक्टिव बनाना है। और 40 को हमको क्या बनाना है? सब्जेक्ट, मतलब 40 नंबर का हमको क्या करना है? सब्जेक्टिव बनाना है। तो सोशल साइंस में क्या आएगा? 4 सब्जेक्ट आएगा, 5 बताए थे। हिस्ट्री आएगा, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल। अब भूगोल में से क्या आएगा? भूगोल जो है वो तो हो आएगा करेगा, और उसके लास्ट में जो है आपदा प्रबंधन, उससे भी आएगा। तो कितना, अगर मान लीजिए ये कितना हो गया, अगर हम मान लीजिए 38, 2 ऑब्जेक्टिव गलत कर दिए, समझ गए। और फिर सब्जेक्टिव भी में 2 नंबर मान लीजिए कट गया, अगर 40 का 40 नंबर लेके चलते हैं सब्जेक्टिव, समझ गए, तो 8 4 3 7 78 नंबर हो गया। कितना नंबर कटा? 80 हो गया, 2 नंबर। तो आप लोग इतना मेहनत सब्जेक्टिव पे भी कीजिए और ऑब्जेक्टिव पे भी कीजिए। ऑब्जेक्टिव अभी लास्ट में लगाएगा, PYQ भी कीजिएगा। देखिए अगर आपके पास बुक है
तो आप कीजिए बाई क्यू, मतलब एक चैप्टर जो खत्म हुआ ऐसा बुक लीजिएगा जो चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। जैसे कि हम आपको नाम बता देते हैं, एक टारगेट पब्लिकेशन बुक आता है, मैंने भी उस पब्लिकेशन से पढ़ा है। टारगेट पब्लिकेशन का बुक ले लीजिएगा, अगर आप मैथिली से तो मिल जाएगा, अवेलेबल होगा अभी। और जैसे कि ये चैप्टर यूरोप पे राष्ट्रवाद हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। अब देखिएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जेक्टिव में कैसा है, ऑब्जेक्टिव में कैसा पूछा गया है। और उसमें एक बात जरूर गौर कीजिएगा, कितने लाइन में लिखा गया, मतलब कितना बड़ा आंसर लिखा गया या छोटा लिखा है। तो हम आपको सदैव कहेंगे कि आप जो है 2 नंबर को इतना अच्छे से लिखिएगा। अब कितना टीचर ये कहते होंगे कि आधा पेज जैसे 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबरी सवाल, तो उसमें आधा पेज आप लिख लीजिए, पर ऐसा करने से आपका नंबर करता है। कैसे? देखिए, जितना आप शॉर्ट्स लिखेंगे, इतना हेडिंग दे के लिखिएगा, उतना आपको नंबर मिलेगा चांस है। जैसे कि आप लाइन दी, उसको भी पता हो जाता है कि ये नंबर लेने की लिखी है, तो आपका नंबर काट लेता है, समझ गए। अगर आप एकदम शॉर्ट लिखते, एकदम अपनी भाषा में लिखते, एकदम तगड़ा लिखते, तो आपका 2 में से 2 कोई नहीं काटेगा। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये सब हो गया। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? मैजनी, गैरीबाल्डी और कांट काबूर के योगदान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इतना पहले आप लोग नोट कर दीजिए। अब सदैव कहते हैं कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए, आपको एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा इसमें। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे मैजनी के बारे में। मैजनी के बारे में और गैरीबाल्डी के बारे में हम समझा देते हैं, अगले क्लास में हम इसको क्या लिखवा देंगे। तो देखिए, ये सब हो गया, लिख लिए होंगे। ये VVI है, इसको जरूर कीजिएगा। VVI है, कहते हैं एक शायरी है, हम सब दिन कह एक ही शायरी सुनाएंगे आपको। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। क्या कहते हैं? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर हार ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसीलिए आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाइए। तो देखिए, आप हम जो पढ़ते हैं वो मैजनी, गैरीबाल्डी और कांट काबूर के बारे में। अब देखिए, मैजनी के बारे में हम शॉर्ट कट पढ़ते हैं। मैजनी अब लिखेंगे फुल मैजनी। देखिए, मैजनी जो है वो साहित्य का गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा योग्य सेनापति। ये क्या था? साहित्यकार थे, साहित्यकार, योग्य सेनापति भी थे, सेनापति। तीसरा जो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, विचारों का समर्थक, समझ गए। अब इसका जो एक संबंध था एक गुप्त दल से, ये लिखेंगे हम इस पे, गुप्त दल, इसका संबंध जो, इसका संबंध मैजनी का जो एक गुप्त दल से संबंध था, जिसका नाम था कार्बो